बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है कैपिटल गेन्स टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स हमने खत्म किया। अब बारी है कैपिटल गेन्स टैक्स की, और ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक भी है। याद रखिएगा, इनहेरिटेंस टैक्स जिस तरह सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है। कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिविजुअल और कंपनीज दोनों के लिए है। अब आपका, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड एंड तक है और आप कॉर्पोरेट कोर्स एंड पे है और आपने अब रिवीजन किट भी उठाई होगी, स्पेशली जब आप कॉर्पोरेशन टैक्स के क्वेश्चन CRQ टाइप क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपको वहां पे 5 मार्क्स का, 4 मार्क का, 3 मार्क का एक पार्ट मिल रहा होगा। उसमें चार्जेबल गेन की बातें हो रही होंगी। तो यही वो चैप्टर है। लेकिन हम पहले कंपनीज के लिए नहीं सीखते। हमारा एक तरीका है, हम पहले कंपनीज के लिए नहीं, हम पहले इंडिविजुअल के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर वी डन विद इंडिविजुअल CGT, उसके फर्क को समझेंगे और कंपनीज का CGT खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। ये 40 पेजेस का हैंडआउट है और ये हैंडआउट पूरा CGT है। ठीक है, CGT फॉर इंडिविजुअल आज का टॉपिक। सबसे पहले किस पे लगता है? तो भाई यूके रेजिडेंट पे। यूके रेजिडेंट को अपने दुनिया भर के तमाम एसेट्स के ऊपर, यूके रेजिडेंट को अपने दुनिया भर के तमाम एसेट्स के ऊपर CGT देना होता है। यूके रेजिडेंट को अपने दुनिया भर के तमाम एसेट्स के ऊपर CGT यूके में देना होता है। वो दुनिया भर में एसेट कहाँ भी बेचे, उसको CGT यूके में देना होगा। किसको? यूके रेजिडेंट को, फकत यूके रेजिडेंट को। यूके रेजिडेंट पे CGT लगता है। अब इसमें एक पर्पल बॉक्स है और एक ब्लू बॉक्स है। पर्पल बॉक्स है जिन चीजों पे लगे हैं, और ब्लू बॉक्स है जिन चीजों पे नहीं लगता। तो आपने रट्टा मारना है अच्छी तरह से ब्लू बॉक्स का। एग्जाम डिस्पोजल को आपने याद करना है। अगर आपको एग्जाम डिस्पोजल याद होंगे तो ऑब्वियस है कि इसके हट के जो भी होगा वो सब चार्जेबल होगा। एग्जाम के अलावा अगर कोई भी एसेट है तो वो चार्जेबल है। तो एग्जाम कौन है, इसको याद करना पड़ेगा। पहला है मोटर कार, गाड़ी। गाड़ी बेचोगे, गेन हो उस पे, कोई CGT अप्लाई नहीं होता। मेन रेजिडेंस देखो, घर नहीं, हाँ, कॉटेज, हाउस नहीं, फ्लैट नहीं, अपार्टमेंट नहीं, वो घर जिसके साथ लिखा हो मेन रेजिडेंस, लिखा हो कॉटेज बीइंग सोल्ड, हाउस सोल्ड, फ्लैट सोल्ड, बेटा ये मेन रेजिडेंस नहीं है। मेन रेजिडेंस क्वेश्चन बोलेगा कि मेन रेजिडेंस क्या है, तो मेन रेजिडेंस लिखा हो तो वो एग्जेम्प्ट है। कैश, रिसीवेबल्स, ब्रेवरी के अवार्ड्स आपको मिले थे, कोई आपको अवार्ड मिला था लेकिन आप गुर्बत में आपने उसको बेच दिया, पैसे कमाए। आप इंजर्ड हुए थे, कोई आपको डैमेजेस, जिसने आपको गाड़ी मारी, आपको डैमेज किया, आपको इंजर्ड किया, उसने आपको कुछ पैसे दिए कंपनसेशन, या इंश्योरेंस कंपनी से कोई कंपनसेशन मिला, उस पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता। कोई काम, आर्ट वर्क जो आपने कौम और मिल्लत के लिए, वतन अजीज के लिए, अपनी नेशन के लिए किया हो और उसको आप बेच दो, अल्लाह अल्लाह, मुल्क के लिए कोई काम किया और उसको फिर बेच दिया, कितनी बुरी बात है। लेकिन उस पर भी यूके में कोई टैक्स नहीं है। फिर आपको याद हो, ISA, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है, कैपिटल गेन्स टैक्स में भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आपको याद हो IHT, तो वहां पे ISA एग्जेम्प्ट नहीं होता था। गिल्ड्स, जिसको क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, एक्सचेकर स्टॉक भी बोलते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बोलते हैं, गिल्ड्स भी बोलते हैं, ये CGT में एग्जेम्प्ट हैं। इनकम टैक्स में ये टैक्सेबल थे जिस टॉपिक का नाम था बॉन्ड वॉशिंग।
डेथ स्टेट के केस में भी ये टैक्सेबल थे, क्यूसीबी यानी डेथ स्टेट में आते थे। लेकिन क्यूसीबी क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसको आप गिल्ड्स भी बोल सकते हो, एक्स चेकर स्टॉक भी बोल सकते हो, ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बोल सकते हो, ये यहाँ पे एग्जेम्प्ट हैं। एनएसएनआई सर्टिफिकेट्स इंडिविजुअल में भी एग्जेम्प्ट, यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट। फॉरेन करेंसी एग्जेम्प्ट, इन्वेंट्री एग्जेम्प्ट, कोई प्राइस इनाम शिनाम लग जाए तो एग्जेम्प्ट, कोई सीएलटी आपने किया या डेथ स्टेट आपने की, उस पे आईएचटी अप्लाई होता है, उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई नहीं होता। और इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है चैटल्स का, जिसको मैंने मिस किया है। ये मैं आपको आगे थोड़ा, जैसे ही आप कोर्स आगे बढ़ेगा तो ये आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूँगा कि चैटल्स की कहानी क्या है। एग्जाम की लिस्ट अच्छी तरह से कल तक याद हो जानी चाहिए। एग्जाम की लिस्ट याद होगी, आपको पता होगा किस पे लगाना है और किस चीज पे अप्लाई नहीं करना। यह है सीजीटी का सबसे पहला एनकाउंटर विद यू कि किस चीज पे सीजीटी लगता है और किस चीज पे नहीं लगता। यूके रेजिडेंट ने देना होता है, अपने वर्ल्ड वाइड एसेट पे देना होता है। किसने? यूके रेजिडेंट ने देना होता है, यूके रेजिडेंट ने देना होता है। और जो चीजें अभी एग्जाम लिस्ट में बताई हैं, उन चीजों पे सीजीटी अप्लाई नहीं होता। यहां तक उम्मीद है कोई मसला नहीं है तो बताइएगा प्लीज। अब ये एग्जाम की लिस्ट आपके सामने थी, आपने एग्जाम की लिस्ट को भी देखा। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, छोटा सा नाजुक सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम ये ढूंढेंगे कि कौन सी चीज एग्जेम्प्ट है और कौन सी चीज जो है वो टैक्सेबल है। ये क्वेश्चन मैं आपका वन नोट पे शो करा देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन शेयर हो रहा है। जी हो रहे। अब इस क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं, और ये एग्जाम की हमारे सामने लिस्ट भी है, ठीक है। सबसे पहले पहली चीज क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में? सेल ऑफ शेयर्स इन अनकोटेड कंपनी। शेयर ऑफ शेयर्स इन अनकोटेड कंपनी, मुझे बताओ क्या एग्जाम की लिस्ट में कहीं नजर आ रहा है? शेयर्स बेच नो। नहीं आ रहा। इसका मतलब ये चार्जेबल गेन हमसे पूछे है ना, चार्जेबल बताओ। चार्जेबल गेन ग्रीन कलर कर देता हूं, यानी इसको वे तो लगेगा सीजीटी। दूसरा है आग लग गई बिल्डिंग पे, तबाह हो गई बिल्डिंग, बर्बाद हो गई। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? आग लग जाए, तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, बारिश आता है, पानी आता है, ज्यादा पानी आ गया और घर डूब गया, क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से सीजीटी माफ हो जाता है? तो सर बिलू में तो कहीं नहीं लिखा हुआ नेचुरल डिजास्टर, इसका मतलब इस पे भी लगेगा। फिर है ट्रेजरी स्टॉक, ये रहा, ये रहा गिल्ड्स, गिल्ड्स क्वालिफाइंग बॉन्ड्स, इसी को ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं ना। बिल पिंक कलर कर रहा हूं, यानी इस पे सीजीटी नहीं लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर बिल्कुल सही है। गाड़ी बेची भैया को, गाड़ी सबसे पहला है नंबर वन पे। गाड़ी बेचोगे सीजीटी नको, नो सीजीटी एट ऑल बाबा, सीजीटी ना लगे है। फिर गिफ्ट ऑफ यूके शेयर्स बाय इंडिविजुअल, जो यूके रेजिडेंट नहीं है, इतना भी चिल्ला के बोला था। यूके रेजिडेंट पे ही सीजीटी लगता है, जो यूके का नहीं उस पे सीजीटी भी नहीं लगाएंगे। यानी गिफ्ट ऑफ यूके शेयर्स बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ यूके रेजिडेंट, हमने कहा चल बे निकल। और एक रह गया है, exchange with a friend of a house which is not the individual main residence। एक घर बेचा है जो मेन रेजिडेंस नहीं है। मेन रेजिडेंस होता
एग्जाम्प्ट हो जाता, सीजीटी नहीं लगता। इसने दोस्त को घर दिया है जो कि मेन रेजिडेंस नहीं है। इसका मतलब ग्रीन वाली जितनी तीनों आइटम्स हैं उन पे सीजीटी लगेगा, और जो पिंक कलर में हाईलाइटेड हैं उन पे सीजीटी नहीं लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जी ये सही है। हमने एग्जाम की लिस्ट पढ़ी और हमने एक अदद क्वेश्चन किया। किट जब उठाओगे तो पहला और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम की लिस्ट के ऊपर ही है, एमसीक्यूज। ठीक है। एक सवाल, सर सीजीटी पेपर में कहाँ आएगा? तो आम तौर पे ये कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ 5 मार्क का आ जाता है और इससे एमसीक्यूज आते हैं। जब इनहेरिटेंस टैक्स से एमटीक्यू नहीं होता तो सीजीटी से एमटीक्यू होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एमटीक्यू इनहेरिटेंस टैक्स का होता है, एक एमटीक्यू सीजीटी का होता है, और एक एमटीक्यू वो जो है वो लॉसेस या वेट से दे देता है। लेकिन ये श्योर नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स आपको कॉर्पोरेशन टैक्स में 5 मार्क्स का कहीं मिल जाएगा, और इसके एमसीक्यूज या एमटीक्यू आपको मिल सकते हैं। फुल फ्लैज सीआरक्यू इसका नहीं आ सकता। फुल फ्लैज इसका सीआरक्यू, फुल फ्लैज यानी यूं कहो 15 मार्क का सीजीटी आ जाएगा, तो सॉरी सर। ठीक है, ये हमने अभी छोटी सी बात की। अब इसको निकालते कैसे? इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है डिस्पोजल प्रोसीड, मतलब कितने का बेचा। याद रखो, कोई भी चीज बेचते हैं तो कभी कभी उसको बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। अलाउेबल कॉस्ट ऑफ सेल। अलाउेबल कॉस्ट ऑफ सेल क्या क्या हो सकती है? देखो भाई, ऑक्शन में बेचा, ऑक्शन की फीस हो सकती है। आपने घर बेचा जो मेन रेजिडेंस नहीं है तो ब्रोकर को कमीशन दे सकते हैं, कमीशन भी होता है। कभी कभी गवर्नमेंट की कोई लीगल फीस भी हो सकती है। यानी घर बेच, कोई भी एसेट आप बेच रहे हैं उससे बेचते वक्त की ऑक्शनर फीस हो सकती है, कमीशन हो सकता है, लीगल फीस हो सकती है, बेचने के टाइम का खर्चा। जैसे कि अगर धुंधला धुंधला IS2 याद हो, एनआरवी कैसे निकालते थे? सेलिंग एक्सपेंसेस को मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री से माइनस करते थे ना, वही तो यहाँ करना है। यानी सेलिंग प्राइस डिस्पोजल प्रोसीड माइनस जितना बेचने के लिए जरूरी खर्चा है, वो आंसर आएगा नेट सेल्स प्रोसीड। इसको हम बोलेंगे नेट डिस्पोजल प्रोसीड। इधर तक हमने फॉर्मेट लिखा, कोई सवाल? पहुंच गया। डिस्पोजल प्रोसीड में हमें कुछ चीजें माइनस करनी है। 3 चीजें माइनस होती हैं। पहली, वो जो चीज है एसेट है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उसका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम इम्प्रूवमेंट या एक्सटेंशन या इन्हांसमेंट बोलते हैं ना, इन्हांसमेंट बोल दो, इम्प्रूवमेंट बोल दो, कैपिटल एक्सपेंस। और जैसे है आपको समझ आया कि बेचते वक्त कोई जरूरी खर्चे होते हैं, जैसे बेचते वक्त के कुछ जरूरी खर्चे होते हैं, ऐसे हमारे पास कोई चीज हम खरीदते हैं ना, तो उसके वक्त भी कुछ छोटे मोटे खर्चे हो रहे होते हैं, जिसको कहते हैं इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज या एक्विजिशन। एक्विजिशन के टाइम या खरीदते वक्त छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि देखो आपने घर खरीदा, मेन रेजिडेंस है तो एग्जेम्प्ट है, मेन रेजिडेंस के अलावा अगर खरीदा तो आपको भी कमीशन देना पड़ता है, आपको भी लीगल फीस देनी पड़ सकती है। जैसे बेचते के टाइम कोई सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे खरीदते टाइम कुछ एक्विजिशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आप माइनस करते हैं, और हमारे पास प्यारा सा आंसर आता है जिसका नाम होता है चार्जेबल गेन। इसका नाम होता है चार्जेबल गेन, और यह फॉर्मेट का फर्स्ट पार्ट है, चार्जेबल गेन। अभी हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, ये इंडिविजुअल का फॉर्मेट है। कंपनी का फॉर्मेट भी पढ़ेंगे, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा।
याद करो, कंपनी के फॉर्मेट जो टीटीपी का था उसमें चार्जेबल गेन ही तो जाता था, तो ये चार्जेबल गेन आया है। कंपनी से जब करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अभी हम पढ़ रहे हैं सीजीटी फॉर इंडिविजुअल्स, तो ये चार्जेबल गेन आ गया भाई। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मेट याद है, मुश्किल आसान है इंशाल्लाह, क्योंकि सब कुछ इस फॉर्मेट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये हैंड आउट है हमारा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इंसिडेंटल कॉस्ट क्या क्या आ सकती है, परचेज प्राइस में क्या क्या आता है, वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पहला क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट को बिठाना है, इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन 1 पढ़ो जरा। कहता है सर जी ने एक एंटीक वाज बेचा। याद रखना, आपका टैक्स ईयर 22-23 है, तो आपसे जो भी वर्किंग पूछेगा ना वो 22-23 के लिए पूछेगा। 22-23 से आप ना आगे जाएंगे ना पीछे, क्योंकि आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का सीजीटी निकाल रहे हैं, और इंडिविजुअल के सीजीटी में हमें टैक्स ईयर बाउंडेड काम करना है। अब इसने बेचा क्या है? सर इसने कुछ बेचा है, सवाल अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ आता है एंटिक वास, एक वास बेचा है, और सर एक पेंटिंग भी बेची है। दो दो आइटम, दो दो। अच्छा भाई एक एक करके काम करना, पहला पहला सवाल है ना। एंटिक वास सर बेचा 12,000 का, और बेचने के टाइम, प्रोसीड मतलब बेचना, बेचने के टाइम 1% ऑक्शनर को फीस दी है। ऑक्शनर को फीस दी है 1%, विच इज 120। 120 इज द ऑक्शनर फीस। मुझे बताइए आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 1080। 11080। 1080। 880 नहीं नहीं, it's 11880। ओके, अच्छा सॉरी, 12,000। सीधा कितने का था? सर 13,000 का। सर वास पे कोई कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, खरीदते वक्त का कोई अमाउंट भी नहीं बताया। अल्लाह अकबर, आंसर माइनस में आ गया। अगर ये आंसर प्लस में आता तो इसको बोलते थे चार्जेबल गेन, लेकिन सर हमारा आंसर तो माइनस में आ गया। तो माइनस में आंसर आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अलाउेबल लॉस। क्या बोलेंगे? अलाउेबल लॉस। कितना लॉस? 1120। 11। 20। 20। ये लॉस आ गया। चलो भाई कोई बात नहीं, गेन भी होता है तो लॉस भी हो सकता है, मसला थोड़ी है। आगे बढ़े। दूसरी क्या चीज बेची है? पेंटिंग बेची है। कैसे करूं? सर पेंटिंग बेची 20,000। अच्छा भाई, ऑक्शनर फीस इधर भी 1% यानी 200 रुपए, 19,800। पेंटिंग की कॉस्ट है 7,000। कोई इंप्रूवमेंट नहीं, खरीदते वक्त की कोई कॉस्ट नहीं। सर इथे आंसर पॉजिटिव आ गया, इधर आंसर प्लस में आ गया। प्लस में आया तो ये चार्जेबल गेन है। एक एसेट में नुकसान, दूसरे में फायदा, नेट ऑफ करोगे जरा? 11,680। आएगा। ये 11,680 का नाम है नेट चार्जेबल गेन। चार्जेबल गेन और अलाउेबल लॉस एक एक एसेट में होता है। जब वो सारे एसेट को जो 22-23 में बेचे गए हैं उनके गेन और लॉसेस को आपस में नेट ऑफ करेंगे, उसके गेन या लॉसेस को आपस में नेट ऑफ करेंगे, तो हमारे पास आएगा एनसीजी। एनसीजी बोले तो नेट चार्जेबल गेन। नेट चार्जेबल गेन, ये फॉर्मेट का पहला पड़ाव है, फर्स्ट पार्ट है। यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं। नो। अब एक और क्वेश्चन कर।
क्वेश्चन नंबर 2, यही फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट यही है। क्वेश्चन 2 तशरीफ ले आया है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चले भाई, फरमाता है मार्गरेट सोल्ड द हॉलीडे विला। क्या कहीं लिखा है कि ये मेन रेजिडेंस है? कहीं नहीं लिखा सर मेन रेजिडेंस है। 22-23 को नहीं छोड़ूंगा, कसम खा लो, 22-23 को नहीं छोड़ूंगा। बेचा 22-23 में है तो वर्किंग करूंगा, वरना वर्किंग भी नहीं करूंगा। 22-23 में बेचा है तभी वर्किंग करूंगा, वरना वर्किंग भी नहीं करूंगा। क्या बेचा सर? इसने बेचा है विला। अब मसला है, रूल सीखना है। विला की मार्केट वैल्यू जो थी ना, वो कितनी थी? 1 लाख। और बेचा कितने का है? 25,000। व्हाट इज दिस? मार्केट वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। इसको क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को सीजीटी की जबान में, टैक्स की जबान में बोलते हैं सेल एट अंडर वैल्यू। रिश्तेदारी, मोहब्बत, भाईचारा आपने निभाया है, बहन को सस्ता बेचा है, हमें थोड़ी कोई मसला। क्यों भाई? ये आपने रिश्ता निभाया है, मेरे को थोड़ी कुछ करना है। अगर मैं फॉर्मेट लिखूं तो फॉर्मेट क्या है? डिस्पोजल प्रोसीड है, अलाउेबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, नेट आंसर आता है, कॉस्ट है, कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंस जैसे इम्प्रूवमेंट जिसको बोलते हैं, और इंसिडेंटल यानी खरीदते वक्त के छोटे मोटे खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज। यही फॉर्मेट है ना बच्चा? अब ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट तो हमने लिखा, लेकिन मसला क्या हो गया भाई? मसला ये हुआ कि मार्गरेट ने अपनी बहन से वफा की है, बहन से रिश्ता निभाया है, लाख की चीज 25,000 में बेची है। तो ये उसका मसला है, मेरा मसला थोड़ी है। जब आप सेल एट अंडर वैल्यू की बात करेंगे, आप मार्केट वैल्यू से सस्ती चीज बेचेंगे, तो टैक्स कहेगा ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारी बहन है, हमारी थोड़ी। डिस्पोजल प्रोसीड की जगह हम लेंगे मार्केट वैल्यू। हमें तो चार्जेबल गेन पूरा चाहिए, पूरा। तुमने आपस में क्या सेटिंग बिठाई है? डिक्लेयर 25 कर रहे होगे, रियल में अंडर द टेबल पैसे ले रहे होगे, टैक्स से चोरी। तो टैक्स कहता है बेटा अगर किसी को कोई चीज सस्ती में बेचोगे ना, तो हम उसकी रियल सेलिंग प्राइस नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू लेके काम करेंगे। या आपने एक रूल पढ़ लिया कि वैसे तो डिस्पोजल प्रोसीड आता है, वैसे तो डिस्पोजल प्रोसीड आता है, लेकिन जब 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 मार्केट वैल्यू से सस्ते में कोई चीज बेचोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू ली जाती है। बेचने के टाइम पे कोई लीगल फीस हमें नजर नहीं आ रही। खरीदा कितने का था? कॉस्ट कितनी थी? 20,000। कोई खरीदते वक्त की छोटी मोटी लीगल फीस है सर? 500। कंजर्वेटरी मतलब कोई कमरा शमरा ऐड करवाया, कोई सर्वेंट क्वार्टर बना दिया, कोई छोटा मोटा रूम बना दिया, किचन विचन बना दिया। कंजर्वेटरी हमेशा कैपिटल एक्सपेंस होती है। ट्रेडिंग इनकम में हमें इसका आइडिया हो चुका है। आपने आंसर निकाल लिया 69,500। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स अ चार्जेबल गेन। यहाँ तक माइग्रेट हमने पूरा किया और एक रूल पढ़ा, इसमें कोई मसला? नहीं। नो। ठीक। माइग्रेट के बाद आती है पिछोरी। बंदी का नाम है पिछोरी। पिछोरी बिचारी क्या करती है? वो दो चीजें बेच रही है, एक हॉलीडे कॉटेज और दूसरा अंगूठी, रिंग। अब होता यह है कि बिचारी पिछोरी जब घर बेचती है ना, तो हम उसको सॉल्व करते हैं पहले साथ, कोई मसला नहीं। हॉलीडे कॉटेज कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेन रेजिडेंस है, और हॉलीडे कॉटेज ऑब्वियस है, हॉलीडे का है तो मेन रेजिडेंस हो ही नहीं सकता।
छुट्टी मनाने की जगह पे कोई रह नहीं सकता ना, हॉलीडे कॉटेज है। फॉर्मेट अब आपको याद है। अब देखो जो चीज जरूरत की होगी मैं वही लूंगा, पूरा फॉर्मेट हम बना के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सोल्ड, डिस्पोजल प्रोसीड, कितने का बेचा, 75, टेक्सचर में बेचा है ना, देखो डेट है, ओके। और इतने का खरीदा था, इतने की एक्सटेंशन हुई थी। खरीदते और बेचते वक्त वकील की या एजेंट की फीस दी थी। मुझे बताओ, ये जो एजेंट की और वकील की फीस होती है, अलाउेबल एक्सपेंस होता है, सही है, या इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज होती है। अलाउेबल एक्सपेंस, अलाउेबल सेलिंग एक्सपेंस कितना है, बेचने के टाइम कितना है, 400. 5400। नेट डिस्पोजल प्रोसीड या नेट सेल प्रोसीड आ गया कितना, 9,600. नेट सेल प्रोसीड आ गया। अब हम लेंगे कॉस्ट, कितने का खरीदा था, 16,000 का। कोई कैपिटल एक्सपेंस, कोई इम्प्रूवमेंट शिम्प्रूवमेंट की है क्या, तो लिखा हुआ है एक्सटेंशन करवाई है। एक्सटेंशन इज अ कैपिटल एक्सपेंस। सॉरी, मैंने एक्सटेंशन 16,000 की है और कॉस्ट कितनी थी, 53,500, राइट। और खरीदते वक्त की कोई छोटी मोटी कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदते वक्त की कोई कॉस्ट है तो सर वो रही 2,300। प्लस में आए तो कैपिटल गेन, चार्जेबल गेन, माइनस में आए तो अलाउेबल 22 2200. आया। यहां तक किसी को कोई सवाल? नो, सही है। अब मैं बात करूंगा अंगूठी की। ये ऐसी बेवफा पोती या ग्रैंड डॉटर है, इसकी दादी माँ की एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी, और दादी माँ ने उस मंगनी के बाद शादी की, शादी के बाद जिंदगी जी, फिर जो है वो दादी माँ लुढ़क गई और विरासत में उसको वो अंगूठी मिली, इनहेरेंट हुई ना दादी अम्मा से, लिखा हुआ है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब मुफ्ता, एम आई राइट और रॉन्ग? टोटली फ्री, टोटली फ्री। और ये ऐसी बेवफा पोती है जिसने दादी अम्मा की आखिरी निशानी को भी बेच दिया। तोबा तोबा। डिस्पोजल प्रोसीड, कितने की बेची सर, 9,000 की। कोई सेलिंग एक्सपेंस निश्चित बना सर, कुछ भी नहीं है, ना एक्सटेंशन ना एक्सपेंशन, हो भी नहीं सकती, अंगूठी में क्या ही की होगी। अलाउेबल सेलिंग एक्सपेंस, इंसिडेंटल को कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये इनहेरेंट हुई थी ना, इनहेरिटेड आइटम है। इनहेरिटेड आइटम की बात करूं तो कसम खाई जा सकती है कि इसकी कॉस्ट होती है मुफ्ता। रियल में इसकी कॉस्ट क्या होती है, 0। तो टैक्स कहता है यार इसकी तो कॉस्ट 0 है। अगर ऐसी कोई चीज हो जो आपको मुफ्ते में मिले, विरासत होना जरूरी है, इनहेरिट का वर्ड होना जरूरी है, तो फिर आप कॉस्ट नहीं लेते, आप कॉस्ट की जगह लेते हैं प्रोबेट वैल्यू। कॉस्ट की जगह आप क्या लेते हैं बच्चा, प्रोबेट वैल्यू। व्हाट इज दिस प्रोबेट वैल्यू सर, तो प्रोबेट वैल्यू कहते हैं मार्केट वैल्यू को। कब की मार्केट वैल्यू सर, मौत के दिन की मार्केट वैल्यू। मौत, किसकी मौत, जिससे विरासत में मिली थी, लिखी हुई भी होगी, देखो, मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डेथ, उसकी मौत जिससे आपको ये क्या मिला है, विरासत में मिला है। देखो लिखा हुआ है इनहेरिटेड द रिंग ऑन द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर इन अगस्त 14, और अगस्त 14 को प्रोबेट वैल्यू है कितना, 9,000। सॉरी, सेलिंग प्राइस 9,000 नहीं है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 12,000 है. 12,000। सही है, 12,000 सेलिंग प्राइस है, प्रोबेट वैल्यू 9,000 है, तो आंसर 3,000 पॉजिटिव आ गया, यानी ये चार्जेबल गेन है। अल्टीमेट अगर ये बॉक्स में जवाब सवाल आएगा
तो आंसर हमें लिखना होगा नेट चार्जेबल गेन और फिल इन द ब्लैंक करना होगा। तो ब्लैंक का आंसर जो होगा वो होगा कितना? सर हैज अ गेन हैज अ लॉस, हैज अ गेन हैज अ लॉस, गेन अ लॉस, सर 800 खलास। दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपने फॉर्मेट खराब किया, आपने फॉर्मेट खराब किया, आपने सेल एट अंडर वैल्यू का रूल सीखा, आपने इनहेरिटेड आइटम्स जैसी कॉस्ट जीरो होती है उसका कॉस्ट निकालना प्रोबेट वैल्यू का रूल समझा। अभी तक सीजीटी कितना मुश्किल है ये बताइए। लगता है मुश्किल और तो नहीं है। मुश्किल होने जा रहा है। अच्छा होने जा रहा है, लेकिन सीजीटी इतना मुश्किल नहीं है। सीजीटी आसान है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, कोई इसमें बेसिस पीरियड वाली टेक्निकलिटीज नहीं है, कोई इसमें आईएसटी वाली नील रेड बैंड की खुआरियां नहीं है। सीधा शरीफों वाला चैप्टर है, सीधा सीधा करो सीधा सीधा याद हो जाए। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखो यहां तक आप पहुंच गए, अब आप यहां तक पहुंच गए, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब एक वर्किंग है कि यार ये अप्लाई कैसे होता है, ये लगता कैसे। अभी आपने नेट अमाउंट निकाली है, क्या निकाली है? नेट अमाउंट, ठीक है ना। नेट चार्जेबल गेन आपने निकाल लिया। नेट चार्जेबल गेन में क्या होता है, उस साल के यानी 22-23 के गेन और लॉसेस नेट ऑफ हो जाते हैं ना। जब नेट चार्जेबल गेन आएगा तो अब आपके पास सबसे पहले इसमें माइनस होगी एनुअल एग्जम्पशन। पर्सनल अलाउंस 12,570, एनुअल एग्जम्पशन इन इनहेरिटेंस टैक्स 3,000, यहां पे है 12,300 की एनुअल एग्जम्पशन। पहले एनुअल एग्जम्पशन माइनस होगी, फिर अगर कोई पिछले साल का कैपिटल लॉस अगर बचा हुआ है तो वो माइनस होगा, और आपके पास आएगा टैक्सेबल गेन। क्या आएगा? टैक्सेबल गेन, और इस पे लगेगा परसेंटेज, वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। दो बातें लिखी, एनुअल एग्जम्पशन और कैपिटल लॉसेस। सबसे पहले एनुअल एग्जम्पशन की मैं बात बताऊंगा, आपको ये आता है। फिक्स अमाउंट है 12,300। सर पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता था, क्या ये कैपिटल गेन्स की एनुअल एग्जम्पशन रिड्यूस नहीं होती? सर पर्सनल अलाउंस स्पाउस में ट्रांसफर होता था, मैरिज अलाउंस, यहाँ पे ये भी नहीं होता। सर इनहेरिटेंस टैक्स में अनयूज्ड एनुअल एग्जम्पशन अगले साल ट्रांसफर होती थी, यहाँ पे ये भी नहीं होता। यानी ये वो एनुअल एग्जम्पशन है ना जहां ना बढ़ती है ना घटती है ना ट्रांसफर होती है ना कैरी फॉरवर्ड होती है, बस 12,300 फिक्स फ्लैट। 12,300 मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, खलास। ना बढ़ेगी ना कम होगी ना कैरी फॉरवर्ड होगी ना स्पाउस को ट्रांसफर होगी। बात आसान है। सर अगर जी बिल्कुल। हमारे पास लॉस आ जाए यानी नेट चार्जेबल गेन की तरह जगह लॉस आ जाए, तो इसका लॉस इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी लॉस की तरह एडजस्ट होता है। मतलब कैरी फॉरवर्ड 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 कैरी फॉरवर्ड। मतलब अगर इस साल कैपिटल लॉस है तो अगले साल चला जाएगा, वहां एडजस्ट नहीं हुआ तो और अगले साल, तो अगले तो अगले तो अगले तो अगले, जब तक जिंदगी है कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। कोई कैरिड बैक नहीं है, कोई करंट ईयर एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल लॉस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी लॉसेस की तरह सिर्फ 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 कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा। आप खड़े होंगे 22-23 पे, ये याद रखना, आप खड़े होंगे 22-23 पे, तो पिछले साल से जो लॉस आ रहा होगा वो होगा 21-22 का। 21-22 का लॉस पहले एडजस्ट नहीं करेंगे, पहले अपनी एनुअल एग्जम्पशन को वेस्ट करेंगे, खत्म करेंगे, और फिर कैपिटल लॉस माइनस होगा, टैक्सेबल गेन आएगा, और टैक्सेबल गेन के बाद हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। ये है चैप्टर 18 आपकी बुक का, कैपिटल गेन्स टैक्स का पहला चैप्टर का ये फॉर्मेट पूरा होता। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। नहीं।